गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है शटल सिस्टम। तो अ, हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पिछली वीडियो में, तो उसमें जितने भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे जैसे NaDH2 या FADH2, उनकी ऑक्सीडेशन हुई थी और उससे कैसे ATP फॉर्मेशन हुई थी। तो वो सारे जो NaDH2 और FADH2 थे, जितने भी लिंक रिएक्शन में बन रहे हैं या फिर क्रेब्स साइकिल में बन रहे हैं, वो सारे की सारी रिएक्शंस हुई मैट्रिक्स में रही। क्योंकि वो मैट्रिक्स में हो रही है रिएक्शंस, तो ETS के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस हुई है, ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो NaDH2 मॉलिक्यूल्स बने हैं या और भी कोई मेटाबॉलिक पाथवे जो कि साइटोप्लाज्म में हुआ है और उसमें NaDH2 की फॉर्मेशन हुई है। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है NaDH2 के लिए। अब क्योंकि ये इम्परमिएबल है तो फिर इसकी एनर्जी को ETS तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम है जिसे बोला जाता है शटल सिस्टम। अब ये दो तरह की शटल सिस्टम होती हैं। एक है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, जो कि सारे ज्यादातर यूकैरियोट्स में यही होती है। दूसरी है मैलेट एस्पार्टेट शटल। ये किडनी के सेल्स, हार्ट के सेल्स और ये हमारे लीवर के सेल्स में मैलेट एस्पार्टेट शटल होती है। अब जो NaDH2 जो कि साइटोप्लाज्म में बना है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जब हम 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस में 2 NaDH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन NaDH2 के लिए इम्परमिएबल है, तो इस NaDH2 को यहाँ तक पहुंचाने के लिए 2 तरह के शटल्स हैं। तो फर्स्ट शटल है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, ज्यादातर यूकैरियोट्स में ये पाई जाती है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, NaDH2 का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा Na पॉजिटिव में, और ये वाले हाइड्रोजन रिड्यूस कर देंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या डैप को ग्लिसरॉल फॉस्फेट में। ग्लिसरॉल फॉस्फेट के लिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमिएबल है। अब ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट आउटर मेम्ब्रेन और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इनर मेम्ब्रेन से होती हुई यहां तक आ जाएगी, और यहां पर ग्लिसरॉल फॉस्फेट ऑक्सीडाइज हो जाएगी और FAD को अपने हाइड्रोजन दे देगी, और FAD हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके रिड्यूस होके FADH2 बना लेगा, और FADH2 फिर ETS में जाके वहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएगा, जिस PMS में, और PMS से जब F0 F1 पार्टिकल से होके गुजरेगा तो क्या बन जाएगा, ATP। अब NaDH2 से FADH2 बना इस साइड। हमें पता है कि NaDH2 अगर ETS में जाता है तो 3 ATP बनते हैं, और अगर FADH2 जाता है ETS में तो उससे 2 ATP बनते हैं। तो एक ATP का पोटेंशियल लॉस हुआ है पर NaDH2 मॉलिक्यूल इन ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, जो कि ज्यादातर यूकैरियोट्स में यही होती है। तो इसमें एक ATP पर NaDH2 मॉलिक्यूल का पोटेंशियल ATP का पर NaDH2 मॉलिक्यूल लॉस होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में। और उसके बाद आती है हमारी मैलेट एस्पार्टेट शटल। ये हमारी किडनी के सेल्स, हमारे लीवर के सेल्स और हार्ट सेल्स में ये प्रेजेंट होती है। इसमें कोई पोटेंशियल ATP का लॉस नहीं होता। NaDH2 के 3 ATP का पोटेंशियल है और NaDH2 से 3 ATP ही इसमें बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैलेट एस्पार्टेट शटल में NaDH2 ऑक्सीडाइज होएगा, अपने हाइड्रोजन को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को देगी, तो ये ऑक्सीडाइज होके Na पॉजिटिव में बन जाएगा, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये हाइड्रोजन एटम्स को एक्सेप्ट करके रिड्यूस होके मैलेट बना लेगा। अब NaDH2 के लिए तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल थी, लेकिन मैलेट के लिए है परमिएबल। अब मैलेट आउटर मेम्ब्रेन, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से होता हुआ मैट्रिक्स में आ जाएगा। इनर मेम्ब्रेन से होता हुआ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। अब मैट्रिक्स में जैसे ये आएगा मैलेट, तो मैलेट का दोबारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन होके इसने अपने H2 को NAD को दे दिया और NAD रिड्यूस होके NADH2 बना लेगा, और मैलेट ने अपने H2 को देकर खुद ऑक्सीडाइज होके दोबारा क्या बन जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इम्परमिएबल है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, तो ये एक अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट करेगा, NH2 अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट होके एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एस्पार्टिक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल है और ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से क्रॉस होता हुआ दोबारा एस्पार्टिक एसिड आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर ये अमीनो ग्रुप को एक अमीनो ग्रुप लूज करके दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। तो इस तरह से साइकिल ये भी शटल का कंप्लीट हो गया। और क्योंकि यहाँ पर अब NADH2 ही मॉलिक्यूल बना, यहाँ भी NADH2 था, यहाँ भी NADH2, ऊपर वाली शटल की तरह FADH2 नहीं बना, यहाँ NADH2 ही बना। NADH2 जब ETS में जाएगा तो 3 ATP बनेगी, 3 ATP का उसका पोटेंशियल था, 3 ATP ये बन रहे हैं, तो देयर इज नो पोटेंशियल ATP लॉस, नो लॉस ऑफ पोटेंशियल ATP। अब ये यूकैरियोट्स में शटल्स होती हैं, प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, यानी कि देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ही नहीं है, तो उसमें जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें कोई एटीपी का लॉस नहीं होता। इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो शटल सिस्टम, शटल सिस्टम वहां नहीं है क्योंकि वहां पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ही नहीं, तो किसी शटल की वहां पर जरूरत भी नहीं। तो ये थे दो तरह के शटल सिस्टम्स, ताकि बाकी हमें पता था जो भी NADH2 बना है लिंक रिएक्शन या फिर क्रेब्स साइकिल में, वो सारा का सारा और मैट्रिक्स में रिएक्शंस हुए हैं तो वहीं पर है, तो वो इनर मेम्ब्रेन यानी कि ETS के कांटेक्ट में है। इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS है तो उसके वो कांटेक्ट में है, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस हुई है उसका जो NADH2 मॉलिक्यूल है वो इनर मेम्ब्रेन के ETS के कांटेक्ट में नहीं, तो उसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए या उसके एनर्जी को यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमें शटल्स की जरूरत पड़ती है।